Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. In this lecture topic, the topic which we will discuss here is the exchange of respiratory gases. In the previous topic, we are studying the physiology of respiratory system. So, in the respiratory system, in the first lecture of this topic, we discussed the topic of anatomical structure of respiratory system, in which we discussed the lung physiology. In this, we will discuss the exchange of respiratory gases. किस तरह से respiratory gases का exchange होता है different levels के ऊपर, ठीक है? और वो लेवल्स कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन गैसेस के एक्सचेंज में रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस को हम देखेंगे कि ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल। So these substances should be exchanged through the lungs in the body because oxygen is essential and carbon dioxide is a waste product. So the exchange of these two gases should be done, and this is done by the lungs. Exchange of respiratory gases in the lungs should be take place between the alveoli of the lungs and the blood. Oxygen enters the blood from the alveoli and carbon dioxide is expelled out of the blood into the alveoli. तो ऑक्सीजन ने क्या किया है, एंटर किया है ब्लड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड ने ब्लड से एल्वियोलाई में क्या किया है, एंटर किया है। तो ये जो प्रोसेस है ये एक्सचेंज का, ये डिफ्यूजन के मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो बेसिकली हो रहा होता है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड द एल्वियोलाई टेक प्लेस थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। वो कौन सा मैकेनिज्म है जिससे ये एक्सचेंज हो रहा होता है, डिफ्यूजन का मैकेनिज्म है। और कौन सा ऐसा जो है मेम्ब्रेन जिससे ये गैसेस एक्सचेंज कर रही होती हैं, तो उसको हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं। अब जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, अब आप इस चीज को देख लें कि एक एल्वियोलाई और ब्लड में किस तरह से जो है वो एक्सचेंज होगा। तो अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन ने क्रॉस करना है एल्वियोलाई की वॉल को, उसमें आना है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, और इंटरस्टिशियल स्पेस से उसमें जाना है, उसने क्रॉस करना है ब्लड की जो वेसल्स की एपिथेलियम है उसको कैपिलरी लेवल के ऊपर, और उस कैपिलरी लेवल के ऊपर उसने उसको क्रॉस करके तो एपिथेलियम में उसने ब्लड में एंटर करना है। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन ने क्रॉस की है एल्व्यूलर रेस्पिरेटरी यूनिट की मेम्ब्रेन को, और साथ में कैपिलरी एंडोथेलियम को। इन दोनों को क्रॉस करने के बाद ये रीच किया है इसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो जो हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, बेसिकली इट इज फॉर्म्ड बाय द एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी यूनिट। रेस्पिरेटरी यूनिट वही एल्व्यूलर सैक, एंट्रम और एल्व्यूलाई जिससे मिलकर बना था। अब उस एल्व्यूलाई की जो मेम्ब्रेन है, उस एल्व्यूलर सैक की मेम्ब्रेन है, जो रेस्पिरेटरी यूनिट की मेम्ब्रेन है, उससे और एंडोथेलियम ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी से, कैपिलरी वो जो ब्लड की वेसल है, वो जो दीवार है, वो जो वॉल है, उससे मिलके ये क्या होती है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है ये फॉर्म होती है। इस डायग्राम के अंदर हम फर्दर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की जो लेवल्स हैं उनको भी फर्दर डिस्कस करते हैं, जैसे कि कैपिलरी एंडोथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हमारी क्या हो गई, जो ब्लड वेसल्स कैपिलरी के लेवल के ऊपर थी उनकी वॉल। उसके बाद इन दो वॉल्स के दरमियान में रेस्पिरेटरी यूनिट की वॉल और कैपिलरी एंडोथेलियम की वॉल, इनके दरमियान में इंटरस्टिशियल स्पेस आएगी। अब जो एंडोथेलियम कैपिलरी एल्व्यूलर यानी कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की जो रेस्पिरेटरी यूनिट की एपिथेलियम है, वो बेसिकली एल्व्यूलर एपिथेलियम से, फ्लूइड लेयर से और सर्फेक्टेंट से जो है वो मिलकर बनी होती है। सर्फेक्टेंट बेसिकली एक लाइपोप्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि सीक्रेट होता है इन्हीं जो है वो एल्व्यूलर एपिथेलियम के सेल से,
और ये एल्व्यूलर एपिथेलियम सेल सर्फेक्टेंट को जो है वो रिलीज करते हैं। बेसिकली इमल्सिफाइंग जो है वो लिक्विड होता है जो कि अब्सॉर्ब करने के गैसेस के एक्सचेंज में जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है। अब एल्व्यूलर पोर्शन है बिटवीन एल्व्यूलर एंड कैपिलरी पोर्शन एंड द कैपिलरी पोर्शन। मैंने आपको बताया कि जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है बेसिकली किससे मिलकर बनी है, एल्व्यूलर मेम्ब्रेन से, एल्व्यूलाई की जो मेम्ब्रेन है उससे, जो कैपिलरी की मेम्ब्रेन है उससे। ठीक है, अब जो एल्व्यूलर पोर्शन है वो फर्दर डिवाइडेड होता है मोनोन्यूक्लियर लेयर ऑफ सर्फेक्टेंट विच सेपरेट ओवर द सरफेस ऑफ द एल्व्यूलाई। फर्स्ट क्या है, सर्फेक्टेंट लेयर है। सेकेंड हमारे पास क्या है, थिन फ्लूइड लेयर दैट लाइंस द एल्व्यूलाई। Third is the alveolar epithelial layer, which is composed of thin epithelial cells resting on the basement membrane. तो बेसिकली ये एल्व्यूलर जो यूनिट की मेम्ब्रेन है उसकी फर्दर 3 मेम्ब्रेन्स हैं। इट इज मेड अप ऑफ सर्फेक्टेंट एंड द थिन लेयर ऑफ द एल्व्यूलाई एंड द एल्व्यूलर epithelium layer. And between the alveolar and the capillary portion there is an interstitial space, मतलब जैसे दो walls के दरमियान में थोड़ी सी space है। And then there is the capillary portion. Capillary portion is the made up of basement membrane of the capillary and the capillary endothelial cell. तो अगर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन को क्रॉस करना है तो ऑक्सीजन क्रॉस होने के लिए एल्वियोलाई से वो दो मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी। फर्स्ट वो एल्व्यूलर पोर्शन की मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, देन वो कैपिलरी पोर्शन की मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी। जो एल्व्यूलर पोर्शन की मेम्ब्रेन से है वो 3 फर्दर मेम्ब्रेन से मिलकर बनी है, दैट इज सर्फेक्टेंट लेयर which is secreted by the epithelial cells of the alveoli, and then there is the thin fluid layer, and then there is the alveolar epithelial layer. Then alveolar portion की membranes को क्रॉस करने के बाद दरमियान में interstitial space है between alveolar and capillary portion. Then capillary portion और capillary membrane की जो है वो क्या है, 2 membranes, that is basement membrane of the capillary and the capillary endothelial cell. In this layer, we can also see here there is a fluid layer, alveolar epithelium layer, then alveolar जो है वो basement membrane, then there is the interstitial space. After the interstitial space, there is the basement membrane of the vessel, blood vessel, blood capillary vessel, and then there is the endothelium of the vessel. Then after the endothelium, we can see here there is the erythrocyte and RBCs which carry the hemoglobin, and in the hemoglobin abscess oxygen is absorbed. In this diagram we can also discuss here is the respiratory membrane. The respiratory membrane at the level of alveoli and at the level of capillary, these two levels combine and to form the respiratory membrane, and these respiratory membrane is basically made up of the alveolar unit membrane and alveolar unit or respiratory unit membrane and the capillary unit membrane. The capillary is basically the basement and the endothelium, and the alveolar unit is the surfactant layer, fluid layer, endothelium, a capillary alveolar epithelium layer, then there is the basement membrane, then there is the interstitial space between the alveolar and the capillary portion. After that, we can see what is basically the diffusing capacity of these gases. Diffusing capacity is basically defined as the volume of a gas that diffuses through the respiratory membrane each minute for a pressure gradient of 1 mm Hg. So, 1 मिनट में 1 mm प्रेशर के ग्रेडियंट के साथ जितनी गैस की डिफ्यूज करने की पावर है उसे डिफ्यूजिंग कैपेसिटी कहते हैं। डिफ्यूजिंग कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, कि कितना वॉल्यूम जो है वो डिफ्यूज करता है 1 मिनट के अंदर 1 mm प्रेशर के साथ। So the diffusing capacity for oxygen is 20.1 ml per minute to 1 mmHg. अगर हमारे पास 1 mmHg का प्रेशर होगा, 1 मिनट हमारे पास टाइम होगा, तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी अगर हम देखेंगे किसकी ज्यादा है तो ऑक्सीजन की 20.1 है।
अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 400 ml per minute 1 mmHg. So in this we can see here that diffusing capacity of carbon dioxide is 20 times more than that of oxygen. Okay. तो 20 क्या है टाइम 20 टाइम्स जो है वो क्या है डिफ्यूजिंग कैपेसिटी जो है वो ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन से ज्यादा है। और डिफ्यूजिंग कैपेसिटी क्या थी कि 1 मिनट में 1 mmHg प्रेशर के साथ कितनी गैस जो है वो डिफ्यूज करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। So the diffusion capacity is defined as the volume of a gas that diffused through the respiratory membrane each minute for a pressure gradient of 1 mmHg. So there are different factors which affect the diffusing capacity, which is pressure gradient, where that is solubility of gas in the fluid medium, the total surface area of the respiratory membrane, then the molecular weight of the gas, and then fifth is the thickness of the respiratory membrane. These are all basically the factors which affect the diffusing capacity, which फर्स्ट इज द प्रेशर ग्रेडियंट। अगर हम प्रेशर के ग्रेडियंट की बात करते हैं तो प्रेशर ग्रेडियंट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। तो हाउ अगर प्रेशर का ग्रेडियंट मतलब दैट मीन के प्रेशर के ग्रेडियंट का जो डिफरेंस है, जैसे आप कह लें कि एक वॉल वॉल है, ठीक है, उस वॉल के आउटसाइड प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है, इनसाइड कम है, तो गैसेस की क्वालिटी है कि वो हाई से लो ग्रेडियंट की तरफ मूव करती है। सो द प्रेशर ग्रेडियंट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द diffusing capacity, और we can say it as the diffusing capacity, क्योंकि हम diffusing capacity को यहाँ पे बता रहे हैं कि different factor किस तरह से diffusing capacity को affect कर रहे हैं। So the diffusing capacity is basically directly proportional to the pressure gradient. Okay. Or pressure gradient is basically difference between the partial pressure of the gas in the alveoli and the pulmonary capillary blood. अगर हम एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट एल्वियोलाई के लेवल के ऊपर और पल्मोनरी कैपिलरी के ब्लड के लेवल के ऊपर, दोनों के अंदर जो लेवल होता है प्रेशर का वो डिफरेंस होता है। तो इस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से गैसेस जो है वो एल्वियोलाई से ब्लड में और ब्लड से जो है वो एल्वियोलाई के अंदर मूव ऑन करती है। ठीक हो गया। तो दिस फैक्टर डायरेक्टली जो है वो अफेक्ट द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी, प्रेशर ग्रेडियंट एंड द सोलेबिलिटी ऑफ द गैस। अब ये भी एक बड़ा अच्छा फैक्टर है कि किसी भी चीज की सोलेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतनी तेजी से मूव ऑन कर जाएगी। ठीक है, तो सोलेबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द diffusing capacity. Yeah, if we can see that diffusing capacity of a gas is directly proportional to the solubility of the gas. कि जो गैस जितनी ज्यादा सोलुबल होगी उसकी कैपेसिटी डिफ्यूज करने की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज मोर। ओके, then there is third factor which is the solubility, surface area of the respiratory membrane. The diffusing capacity is also directly proportional to the respiratory surface area of respiratory membrane. हमें पता है कि जितना ज्यादा हमारे पास सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा गैस के पास चांसेस होंगे कि वो क्या कर सके, डिफ्यूज कर सके। ठीक है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के पास क्या होगा, चांसेस होंगे कि वो तेजी से जो है वो क्या कर सके, डिफ्यूज कर सके। So the surface area of our respiratory membrane in lung is 70 square meter, and if the total surface area of the respiratory membrane decreases, the diffusing capacity for the gases of oxygen and carbon dioxide is also decreased. And the diffusing capacity is decreased in emphysema, in which many of the alveoli are collapsed. Emphysema में क्या होता है, many of the alveoli collapse कर जाते हैं because of heavy smoking or oxidant gases. तो हमने यहाँ इस डायग्राम में हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से
डिफ्यूजिंग कैपेसिटी जो है वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारे पास मेम्ब्रेन का एरिया ज्यादा होगा तो गैसेस के पास चांसेस हैं कि वो ज्यादा जो है वो डिफ्यूज कर सके। हमारे लंग्स में जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है उसका जो सरफेस एरिया है वो 70 स्क्वायर मीटर है। ओके। और एम्फीसीमा की डिजीज के अंदर ये जो डायमीटर है ये डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ गैसेस जो है वो डिक्रीज कर जाती है। Then fourth one factor which affects the diffusing capacity of the gases is the molecular weight. It is basically the inversely proportional. जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। So the relation between the diffusing capacity and the molecular weight is inverse relation. After that, we see the fifth one is the thickness of the respiratory membrane. The thickness is also affect the diffusing capacity of carbon dioxide and oxygen gas. Okay? So the thickness is also inversely proportional. जितनी कम थिकनेस होगी उतनी ज्यादा गैसेस जो है वो डिफ्यूजिंग कर सकेंगे, उतनी ज्यादा गैसेस मूव कर सकेंगी अक्रॉस द मेम्ब्रेन। So the diffusion is basically inversely proportional to the thickness of the respiratory membrane. Okay, more the thickness of the respiratory membrane, less will be the diffusion. So the relation is basically inverse relation. Okay, in condition like fibrosis and edema, the diffusion rate is reduced because the thickness of the respiratory membrane is increased. Edema में एंड फाइब्रोसिस के अंदर समटाइम्स क्या होता है, जो थिकनेस होती है वो क्या हो जाती है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की इंक्रीज कर जाती है। जब थिकनेस इंक्रीज करती है तो डिफ्यूजन जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो हमने थिकनेस को डिफ्यूजन के साथ इनवर्स रिलेशन के साथ जो है वो शो किया है कि डिफ्यूजिंग कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। In this diagram, in this slide, we can see here through this that the diffusing capacity is basically directly proportional to the pressure gradient. जितना ज़्यादा pressure होगा, diffusing capacity उतनी ज़्यादा होगी। And toward the surface area, जितना ज़्यादा surface area होगा, उतनी ज़्यादा diffusing capacity होगी। S is for the solubility of gases. जितनी ज़्यादा soluble gases होंगी, diffusing capacity उतनी ज़्यादा होगी। Molecular weight, inverse relation. जितना ज़्यादा molecular weight होगा, diffusing capacity उतनी कम होगी। And then there the fifth will be the thickness of the respiratory membrane, and that is also inverse relation with the diffusing capacity. So first of all, we discuss what is basically the diffusing capacity. What are the factors which affect the diffusing capacity? Now we will discuss after that the gases will basically diffuse at the level of the alveoli into the blood and from the blood into the alveoli. Then these are two basic gases which are carbon dioxide and oxygen. So the diffusion of oxygen, the diffusion of oxygen from the atmospheric air into the alveoli, diffusion of oxygen from the alveoli into the blood, and then diffusion of oxygen from the blood into the tissue. अब जो diffusion है ऑक्सीजन की, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमारे बाहर की जो एयर है, उसमें से ऑक्सीजन किस तरह लंग में, हमारे लंग्स में डिफ्यूज करती है, किस तरह उस लंग्स के एल्वियोलाई से ब्लड में डिफ्यूज करती है, और फिर ब्लड में मूव करते हुए जब वो अपने टारगेट ऑर्गन, जब वो अपने टारगेट टिश्यूज में पहुंचती है तो किस तरह से ब्लड से उस टिश्यू के अंदर डिफ्यूज करती है। उन सारे फैक्टर्स को हम देखेंगे। सबसे पहले है कौन सा ऐसा प्रेशर का डिफरेंस है जो कि इन सारे फैक्टर्स को कैरी करता है, उसको हम जो है वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डिफ्यूजन ऑफ
ऑक्सीजन में diffusion of oxygen from atmospheric air into the alveoli of the lung. So the partial pressure of oxygen in the atmospheric air is 159 mmHg, while in the alveoli it is 104 mmHg. So there is a difference of pressure gradient which is 55 mmHg. So क्या हुआ कि जो हमारी एटमॉस्फेयर थी उसके अंदर 159 mmHg एक प्रेशर के साथ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। अब यही प्रेशर अगर हम लंग्स के एल्वियोलाई में देखते हैं तो वो 104 mmHg है। तो एटमॉस्फेयर में 159 है और लंग्स के एल्वियोलाई में 104 है, तो क्या होगा, प्रेशर का ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। अब ऑक्सीजन हाई एटमॉस्फेरिक ग्रेडियंट से लो की तरफ मूव करेगी और वो हमारे एल्वियोलाई में एंटर कर जाएगी, और जो ये प्रेशर ग्रेडियंट का डिफरेंस है दैट इज 55 mmHg। अब क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक एयर से लंग्स के एल्वियोलाई के अंदर प्रेशर के ग्रेडियंट के साथ ऑक्सीजन जो है वो एंटर कर चुकी है। अब इसी ऑक्सीजन ने एंटर करना है कहाँ पर, इन एल्वियोलाई से ब्लड में। अब हम वहां पे प्रेशर का डिफरेंस देखते हैं कि क्या है। So the second one is the diffusion of oxygen from the alveoli into the blood. When the blood passes through the pulmonary capillary, we know that the RBC is the main factor which absorbs the oxygen in the blood vessels away from in the capillary vessels from the alveoli. Okay, so आरबीसी की रिटेंशन, उनका रेस्ट टाइम जो है वो कैपिलरी के लेवल के ऊपर बहुत मैटर करता है। दैट इज 0.75 सेकेंड के लिए एट रेस्ट एंड ओनली 0.25 सेकेंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। के अब हम एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन को एल्वियोलाई के लेवल तक ले आए। अब एल्वियोलाई के लेवल से क्रॉस करना है, उसमें रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को और रीच करना है आरबीसी के हीमोग्लोबिन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन मोस्टली हीमोग्लोबिन के थ्रू जो है वो आरबीसी के हीमोग्लोबिन के थ्रू ब्लड के अंदर फ्लो कर रही होती है। यहाँ पर इसलिए उस आरबीसी की रेजिडेंसी को, उसके रेस्ट टाइम को हम जरूर मेंशन करेंगे, जो कि 0.75 से 0.25 सेकेंड तक है। अब हम प्रेशर को भी डिस्कस करेंगे। अब प्रेशर क्रिएट हो गया है एल्वियोलाई के अंदर 104, और जो प्रेशर है कैपिलरी की पल्मोनरी में, पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो है 40 mmHg। तो 104 जो है वो एल्वियोलाई में है और 40 जो है वो ब्लड की कैपिलरी में है ऑक्सीजन। देन ऑक्सीजन मूव फ्रॉम द हाई ग्रेडियंट टुवर्ड द लो ग्रेडियंट। The oxygen will move from the alveoli with a gradient of 104 toward the low gradient which is 40 mmHg. So the potential gradient difference is 64 mmHg that facilitates the diffusion of oxygen from the alveoli into the blood. In this diagram we can see here there is the 40 mmHg. Okay, there is the alveoli. In the alveoli there is 104 mmHg pressure. In the capillary we can see here there is the 40 mmHg pressure of oxygen. कि alveoli में हम देखते हैं कि एक 104 जो है वो mmHg का जो है वो प्रेशर है। Partial pressure of oxygen in alveoli is 104 mmHg. अब क्योंकि venous blood आ रहा है, obviously बात है, पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर हार्ट से जो ब्लड आ रहा है वो कौन सा ब्लड है, वो बेसिकली वेनस ब्लड है। और इस वेनस ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 40 है। तो हमें पता है कि गैसेस जो है वो हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट की तरफ मूव करेंगी। तो ऑक्सीजन 104 mmHg ग्रेडियंट से 40 mmHg ग्रेडियंट के साथ जो है वो ब्लड के अंदर मूव करेगी और इसका प्रेशर ग्रेडियंट कितना हो जाएगा 104। और जब ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगी तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा
और इसमें जो प्रेशर का ग्रेडियंट हो जाएगा अब ऑक्सीजन की वो 104 mmHg है। आफ्टर दैट वी सी, अब जो ऑक्सीजन है वो पहुंच गई है एटमॉस्फेरिक एयर से एल्वियोलाई, देन एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब ब्लड से वो टिश्यू के अंदर किस तरह से मूव करती है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इसे डिफ्यूज करने के लिए कॉम्पेल कर रहे हैं। तो वो जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर को देखते हैं। कौन सा पार्शियल प्रेशर है, partial pressure of oxygen in the venous end of pulmonary capillary था 104 mmHg। जब ये वेनस एंड, क्योंकि ये जो कैपिलरी है नो डाउट इसको हम जो है वो वेनस कहेंगे, पल्मोनरी वेन कहेंगे, क्योंकि इसमें जो है ये वो वाहिद वेन है जिसके अंदर क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये टुवर्ड द हार्ट आ रही है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है पल्मोनरी वेन का है। अब पल्मोनरी वेन के एंड के ऊपर इट इज 104 mmHg। लेकिन जब ये प्रेशर जो है ऑक्सीजन का सेल्स और टिश्यूज के लेवल पे ऊपर पहुंचता है तो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट होकर ये 95 mmHg जो है वो ब्लड के अंदर रह जाता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। अब टिश्यू में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 40 है, ब्लड में 95 है। अब ये जो 95 ब्लड में है वो हाई है, जो टिश्यू में है 40 mmHg ऑफ ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर इट इज लो। So we already know the gases move from the high gradient toward the low gradient. Oxygen moves from the blood with the 95 mmHg pressure gradient toward the low pressure gradient in the tissue of 40 mmHg. Okay, so the difference here is 55 mmHg. This 55 mmHg pressure difference will facilitate the diffusion of oxygen from the blood into the tissue. So the oxygen content is also the main factor in the diffusion of oxygen. We can see here the oxygen content in the arterial blood is 19 ml and the oxygen content is 14 ml in the tissue. Okay, arterial blood के लेवल के ऊपर 90 ml था, venous blood में जो है वो क्या है it is 14 ml. The diffusion of oxygen from blood to the tissue is towards 5 ml per 100 ml by 100 जो है वो आपको परसेंटेज भी जो है काउंट कर सकते हैं। तो जो ऑक्सीजन कंटेंट था आर्टीरियल ब्लड में वो 19 ml था, वेनस ब्लड में that will be the 14 ml. In this diagram we can see here how the oxygen moves from the blood into the tissue. अब यहाँ पर जो ब्लड का ग्रेडियंट है वो 95 है। बेसिकली जब एल्वियोलाई के लेवल के ऊपर ऑक्सीजन ने डिफ्यूज किया था फ्रॉम हाई टुवर्ड द लो ग्रेडियंट, तो उसका वहाँ पे ग्रेडियंट आर्टीरियल ब्लड में 104 हो गया था, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट होके जब ये टिश्यूज के लेवल के करीब जो है वो कैपिलरीज पहुंचती है तो उसमें इसका लेवल जो है वो ऑक्सीजन का कितना हो गया 95, टिश्यू में कितना है 40। अब 95 हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट की तरफ ऑक्सीजन मूव करेगी और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लो से हाई ग्रेडियंट की तरफ मूव करेगी। तो अब जो प्रेशर का ये ग्रेडियंट है ये डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन में रोल प्ले कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो 19 ml है आर्टीरियल ब्लड में और कैपिलरी के ब्लड के लेवल के ऊपर दैट इज 14 ml। तो जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो 19 से 14 में जो है वो डिफरेंस क्रिएट हुआ है यहाँ पे। इसके बाद हम डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन ने क्रॉस किया था 3 सेक्टर्स को, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेसिकली टिश्यू में जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। मेटाबॉलिक जितने भी मैकेनिज्म हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहे होती हैं टिश्यू लेवल के ऊपर, सेल के ऊपर, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज करती है फ्रॉम द टिश्यू इनटू द blood and from the blood into the alveoli and from the alveoli into the atmospheric air. तो वही जो ऑक्सीजन का मैकेनिज्म फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टुवर्ड द टिश्यू लेवल इट इज रिवर्स बैक इन द केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लेवल ऑफ टिश्यू टुवर्ड द लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि टिश्यू के अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो पहले ब्लड में आएगी, ब्लड से वो एल्वियोलाई के अंदर डिफ्यूज करेगी और एल्वियोलाई के अंदर डिफ्यूज करने के बाद वो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर किस तरह से डिफ्यूज करेगी, किस तरह से प्रेशर का ग्रेडियंट का डिफरेंस होगा उसको हम देखते हैं। तो
the partial pressure of carbon dioxide is high in the cell, क्योंकि उधर क्या हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है सेल के लेवल के ऊपर, और वो जो प्रेशर है वो डेट इज सेल के लेवल के ऊपर 46 mmHg है, जबकि आर्टीरियल ब्लड के अंदर जो प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो 40 mmHg है। जाहिर है अगेन फ्रॉम द हाई टुवर्ड द लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ carbon dioxide will move from the cells, from the tissues, capillaries, from the tissues toward the capillary, ठीक है, toward the capillary, and here now the oxygen and the pressure gradient was 66 mmHg, 6 mmHg का 6 mmHg का डिफरेंस क्रिएट होगा टिश्यू में और आर्टीरियल ब्लड की जो कैपिलरी है वहां पे। तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस है ये कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट कॉज करेगा फ्रॉम टिश्यू सेल टुवर्ड द कैपिलरी। After that, we can see the carbon dioxide content in the arterial blood is 45 mmHg and in the venous blood it will be 52 mmHg, and the diffusion of carbon dioxide from the tissue toward the blood is 4 mmHg। तो हम यहाँ इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जब हमारे पास आर्टीरियल ब्लड था तो उसके अंदर 40 mmHg जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड थी, ठीक है, और जो कंटेंट था वो 48 ml था। जब कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू के लेवल के ऊपर कैपिलरी लेवल पे पहुंची है तो 46 जो टिश्यू का जो है वो लेवल के ऊपर प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर था उसने लो प्रेशर की तरफ जो है वो मूव करना शुरू किया है, जो कि 40 mmHg प्रेशर है। 46 is high at the tissue and 40 is low at the level of capillary. This high toward the low pressure difference will cause the movement of carbon dioxide from the tissue toward the capillary. So the content of arterial blood, the content of carbon dioxide was 48 ml, and now the pressure, now the content of carbon dioxide in the venous blood will be the 52 ml. So first is the diffusion of carbon dioxide from the tissue into the blood. The next is the diffusion of carbon dioxide from blood into the alveoli. ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है, टिश्यू में प्रोड्यूस हुई थी, ब्लड के अंदर आ चुकी है। अब इस ब्लड से वो एल्वियोलाई में किस तरह से डिफ्यूज करेगी उसको हम देखते हैं। अब एल्वियोलाई के लेवल के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो 40 mmHg है, और जो ब्लड के अंदर था वो कितना हो गया था 40 mmHg, 40 mmHg एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई, और जो टिश्यू के लेवल के ऊपर था वो 46 था, ठीक है, और वही 46 जो mmHg का प्रेशर है वो वेनस ब्लड के अंदर आ गया है। तो जब ये ब्लड 46 mmHg के साथ एल्वियोलाई के लेवल पे पहुंचता है तो एल्वियोलाई में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है दैट इज 40 mmHg। So from the blood the pressure which is 46 mmHg of carbon dioxide moved from high pressure of 46 mmHg toward the low pressure of 40 mmHg of alveoli. So the difference is basically 6 mmHg that is responsible for the diffusion of carbon dioxide from blood into the alveoli. After that, when third mechanism क्या होगा कि टिश्यू के लेवल पे प्रोड्यूस हुई, ब्लड के अंदर डिफ्यूज किया, कौन सा डिफरेंस था प्रेशर का जो कि वो कॉज कर रहा था, फिर वो ब्लड के अंदर से किस तरह से एल्वियोलाई के अंदर 46 प्रेशर ग्रेडियंट से जो है वो 40 प्रेशर ग्रेडियंट के साथ उसे मूव किया। अब एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर में किस चाहिए, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी negligible, very negligible, that is 0.3 mmHg. So from the high gradient of alveoli which is 40 mmHg and the atmospheric pressure of carbon dioxide which is 0.3 mmHg, that is very negligible, the carbon dioxide will move from the alveoli toward the atmosphere. तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या था 0.3 mmHg जो कि बहुत निग्लिजिबल प्रेशर था कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड ने मूव किया है फ्रॉम द हाई एल्व्यूलर प्रेशर टुवर्ड द एटमॉस्फेयर। So the diffusion of carbon dioxide from the alveoli toward the atmosphere belongs to this statement. Okay, in this diagram we can see here
देयर इज पल्मोनरी कैपिलरी, इसमें हम हार्ट को भी इन्होंने डिस्कस किया है किस तरह से राइट साइड ऑफ द हार्ट। चलें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक राइट साइड ऑफ हार्ट से हमें पता है वेनस ब्लड होता है, वेनस ब्लड है ऐसे ही है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी वो वाहिद आर्टरी है जिसके अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, ठीक है। अब राइट साइड ऑफ हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये पल्मोनरी लंग्स के अंदर जो है वो क्या आया है, ब्लड आया है। अब ब्लड का जो है वो एल्वियोलाई के लेवल के ऊपर हमने देखा था कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था वो 102 था, जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हुआ है वो 40 mmHg हो गया, जबकि एल्वियोलाई से बाहर 46 mmHg था कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड 46 से मूव किया है किसकी तरफ, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप देखें हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का 46 था, कार्बन डाइऑक्साइड 46 से 40 की तरफ मूव करेगी। ऑक्सीजन को अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन 40 mmHg है जो कि लो है प्रेशर ग्रेडियंट इन पल्मोनरी। ये आप देखें कि आर्टरी के अंदर जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेशन होने के लिए, तो वहां पर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम है, जबकि एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन का प्रेशर है दैट इज 102 mmHg जो कि बहुत हाई है। ये ऑक्सीजन का प्रेशर से जो है वो इस ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर जाएगी ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लो प्रेशर हाई प्रेशर 46 mmHg से एल्वियोलाई के अंदर डिफ्यूज कर जाएगी। अब यहाँ पे हमने दो चीजों की डिफ्यूजन को देखा है, ऑक्सीजन जो है वो लो थी इसके अंदर, तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर हाई था जो कि 102 था, तो 102 जो है वो मूव कर गया है 40 mmHg प्रेशर के साथ, ठीक है। और वेनस ब्लड के अंदर, पल्मोनरी वेनस ब्लड के अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कंटेंट जो है वो ज्यादा था, तो कार्बन जो कि कितना था 46 mmHg और एल्वियोलर लेवल के ऊपर 40 mmHg, तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम 46 टुवर्ड द 40 mmHg इट विल मूव हियर। अब ये जो ब्लड है जिसके अंदर 102 जो है वो ऑक्सीजन का जो है वो लेवल आ गया है, देन ये ब्लड जो है वो मूव करेगा, और इसके अंदर अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलर लेवल के ऊपर डिफ्यूज कर चुकी है, तो अब इसका जो कंटेंट लेवल है वो 40 mmHg कम हो जाएगा। दैट मीन कि कार्बन डाइऑक्साइड इस लेवल के ऊपर कम हो गई है, ऑक्सीजन बढ़ गई है। अब ये ब्लड कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पहुंचते पहुंचते 95 mmHg आप देखेंगे हो जाएगा ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी 40 mmHg हो जाएगा। अब क्योंकि थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का आर्टीरियल ब्लड का प्रेशर जो है वो टिश्यू के लेवल तक पहुंचते पहुंचते 95 mmHg हो गया। अब ये 95 mmHg टिश्यू के लेवल के ऊपर 40 mmHg द ऑक्सीजन मूव फ्रॉम द 95 टुवर्ड द 40 mmHg ग्रेडियंट एंड द एक्सचेंज ऑफ जो है वो ऑक्सीजन विल टेक प्लेस हियर ब्लड से टिश्यू के लेवल पे। अब फ्रॉम द ऑक्सीजन जो है वो 46 से जो है वो मूव करेगी टुवर्ड द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल टिश्यू के लेवल के ऊपर ज्यादा है दैट इज 46 mmHg। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये 40 mmHg जो कि आर्टीरियल ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल था जो कि कम था, तो कार्बन डाइऑक्साइड 46 से 40 की तरफ मूव करेगी। जब ये मूव करेगी तो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गई है, टिश्यू के अंदर हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड की वेनस ब्लड के अंदर हो गई है, और ये वेनस ब्लड जो है वो टुवर्ड द हार्ट मूव करेगा, टुवर्ड द पल्मोनरी कैपिलरी मूव करेगा, और पल्मोनरी कैपिलरी में एल्वियोलाई के लेवल के ऊपर मूव करेगा, एंड देन आफ्टर एल्वियोलाई दिस जो है वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूजन एक्सचेंज विल अकर थ्रू द डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे हमने पूरे साइकिल को जो है वो डिस्कस किया है, किस किस तरह से कौन कौन सा प्रेशर ग्रेडियंट था डिफरेंट लेवल के ऊपर। After that, we will discuss here the respiratory exchange ratio. What is basically the respiratory exchange ratio? It is basically the net output carbon dioxide from the tissue to simultaneous net uptake of oxygen by the tissue. कि जो टिश्यू नेट कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करके ये बेसिकली क्या है, एक रेशियो है। कैसी रेशियो है, ऐसी रेशियो है जो कि आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टुवर्ड द नेट अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। जैसे हम किसी भी चीज का कहते हैं ना कि गिव एंड टेक क्या है, ठीक है। तो गिव एंड टेक मतलब गिव एंड टेक का जो रूल आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर एक चल रहा है, तो उसी रूल को देखते हुए अगर हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो बेसिकली क्या है कि टिश्यू के लेवल के ऊपर कितनी ऑक्सीजन जा रही है,
कितनी कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन हुई और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई। तो ये जो गिव एंड टेक है, ये जो एक्सचेंज का मैकेनिज्म है, कितनी ऑक्सीजन की कंजप्शन हुई और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, दैट इज बेसिकली द रेशियो, और दिस रेशियो इज नोन एज द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो. So, in the case of carbohydrate metabolism, क्योंकि हमें पता है डिफरेंट लेवल के ऊपर सेल में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट की जो है वो डिफिजन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट की क्या हो रही होती है, मेटाबॉलिज्म हो रही होती है. तो इस प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए, क्योंकि अगर कार्बो ऑक्सीजन की कंजप्शन मस्ट है, तो ये जो ऑक्सीजन की कंजप्शन है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन है, अब कार्बोहाइड्रेट के लेवल के ऊपर जो है वो इक्वल होती है, R इज इक्वल टू 1. ठीक है. तो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो इन द केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज 1. जितनी ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के अंदर यूटिलाइज हो रही है, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है. तो ये जो रेशियो है ये इक्वल है, तो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो विल बी 1. while in the case of fat, that is 0.7. रेस्पिरेटरी दैट मीन कि जितनी ज्यादा जो है वो फैट बेसिकली ऑक्सीजन को ज्यादा यूटिलाइज कर रही होती है, क्योंकि वो उसका लार्ज पोर्शन ऑक्सीडेशन ऑफ जो है वो हाइड्रोजन आयन कर रहा होता है, वाटर प्रोडक्शन ऑफ. ठीक है. तो फैट जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन की कंसेप्शन ज्यादा कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन कम कर रही है. जब ऑक्सीजन की कंजप्शन जो है वो ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की, हमने क्या कहा था, कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस हो रही है और ऑक्सीजन ज्यादा जो है वो यूज हो रही है. तो कम जो है वो ऊपर है और जो ज्यादा है वो ब्रैकेट ये जो बटा होता है उसके नीचे है. तो अगर हम इसको आपस में डिवाइड करेंगे, जैसे कि अगर हमने कहा था कि इन द केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म 10% oxygen use, 10% carbon dioxide use, the ratio will be equal to 1. While in the case of fat, there is 7% carbon dioxide is produced and 10% oxygen used, because fat used more oxygen. So 7 by 10 will will be less than 1. So the respiratory exchange ratio in the case of fat will be 0.7. And in the case of protein, it will be also 0.803, and the protein will also use to some extent greater than oxygen, toward greater oxygen than fat, but less toward the protein, but less greater देन जो है, मतलब इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो फैट से थोड़ी सी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट से कम हो रही है, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी रेशियो है या रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो है वो 0.825 है, थोड़ी सी फैट से ज्यादा है. So there is the respiratory quotient. Respiratory quotient, that is basically your assignment. What is basically the respiratory quotient? This is basically assignment. You all have to make an assignment on the respiratory quotient and submit it to me. And further, we will discuss in the we will discuss it in the Zoom classes. What is respiratory quotient? Okay. Okay, guys. So in this lecture, we discussed. It is also mentioned here, but we will discuss after your assignment submission. So here the exchange of respiratory gases in the lungs, how it will take place, how the diffusion capacity is affected by the gases, what are the factors which cause the diffusion of oxygen from the atmospheric air toward the lungs alveoli, from the lungs alveoli toward the blood, and from the blood toward the tissue, and what are the factors which affect, what are the gradient difference which cause the diffusion of carbon dioxide from the tissue into the blood, and from the blood away into the into the alveoli, and from the alveoli into the atmospheric air. तो जितने भी ये प्रेशर की डिफरेंसेस हैं ये आप लोगों को जो है वो आने चाहिए,
और क्योंकि यही प्रेशर की डिफरेंसेस जो है वो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस का जो है वो बाइस बन रहे हैं। तो हमने इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस से पहले रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को डिस्कस किया, डिफ्यूजन कैपेसिटी को डिस्कस किया। डिफ्यूजन कैपेसिटी के बाद हमने इसके डिफरेंट फैक्टर्स देखे, कौन से फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, कौन से फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। उसके बाद हमने ऑक्सीजन की डिफ्यूजन देखी, किस तरह से ऑक्सीजन डिफ्यूज करे थी लंग एटमॉस्फेयर से लंग्स के एल्वियोलाई में, लंग्स के एल्वियोलाई से ब्लड में, ब्लड से टिश्यू में, और किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू के लेवल पे प्रोड्यूस हो रही है वो ब्लड के अंदर और ब्लड से एल्वियोलाई में और एल्वियोलाई से एटमॉस्फेरिक एयर में डिफ्यूज करती है। और कौन सा जो है वो रेस्पिरेटरी जो है वो एक्सचेंज जो है वो रेशियो है। then there will be the respiratory portion, that is your assignment. And after that, after this lecture, the last lecture of the lung physiology, that will be the transport of respiratory gases, we will discuss inshallah. Okay guys, hopefully you will understand today's topic. Okay ji, Allah Hafiz. Thank you so much for listening.